हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के बारे में बताया था, जिसमें एक मेंबर वॉलंटरली अपने शेयर्स को मूव कर सकता है इन द फेवर ऑफ अदर बाय फॉलोइंग सर्टेन प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज जो कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोविजन है रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो उनको फॉलो करके वो एक पर्सन से दूसरी पर्सन को शेयर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जहाँ पर वॉलंटरी शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं होते बल्कि इस मैकेनिज्म के अंदर शेयर्स जो है वो पास होते हैं बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल, अगर शेयर होल्डर्स जो है ही डाइज और बिकम्स इंसॉल्वेंट और ड्यू टू द लुनेंसी ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो उस केस में शेयर्स उसके उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पास हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर खुद नहीं कर सकता, वॉलंटरी नहीं कर सकता, बट ये जो मैकेनिज्म होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का, ये बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। मतलब अगर किसी की डेथ हो गई है, किसी मेंबर की, कंपनी के किसी मेंबर की, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स और जो एक तरीके से एप्लीकेशन है वो सबमिट करा सकता है कंपनी को, और शेयर्स अपने नाम पर ट्रांसमिट करा सकता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर हमें दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है जब भी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है एज पर सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट। किसी भी रिटर्न इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती है वाइल ट्रांसमिटिंग ऑफ शेयर्स, जो कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में जरूरत होती थी। ठीक है, एक कंट्रैक्ट बनता था बेसिकली। ठीक है, दूसरी चीज ये, जो इनहेरिटर या एक तरीके से पर्सन है जिसको लीगली राइट दिए जाते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ अ मेंबर ऑफ द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स, और तो वो पर्सन एक्ट करेगा एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो कि किस तरीके से ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स को बेसिकली डील किया जाता है, तो वो प्रोवाइडेड होते हैं इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन नहीं है रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो रेगुलेशन 23 टू 27 ऑफ टेबल एफ जो कंपनीज एक्ट 2013 का है, उसके जो प्रोविजन है वो फॉलो किए जाएंगे फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इज इट क्लियर? तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्लियर हो गया आपको? मतलब एक तरीके से यहाँ ट्रांसफर होते हैं शेयर्स, लेकिन जब उस मेंबर की डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तब उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास वो शेयर्स ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहे हैं बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। वॉलंटरी कोई पर्सन ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ऐसा जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ा था। क्लियर? नेक्स्ट आता है कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ स्टेट्यूटरी प्रोविजंस हैं जो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। वो क्या है? सबसे पहले आता है, जो सर्वाइवर है इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग, उस ही विल गेट द ट्रांसमिटेड द शेयर्स, अपने नाम पर करा सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, बट उसके लिए उनको जो भी है डेथ सर्टिफिकेट जो भी है डिजीज होल्डर ऑफ शेयर्स का, वो सबमिट कराना होगा कंपनी को अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि कोई ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं होती इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी होती है और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी एप्लीकेशन के साथ सबमिट कराने होते हैं कंपनी को। मतलब ये है, सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से क्या है कि सिंपल, एक तरीके से सिंपल एप्लीकेशन ही दी जाती है बाय द लीगल हायर टू द कंपनी। एज सच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के केस में होता था। ठीक है, थर्ड आता है कि डॉक्यूमेंट्स जो भी एक तरीके से सिंपल एप्लीकेशन के साथ डिपॉजिट होंगे कंपनी को, वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले आता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, मतलब उस पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच होगा। दूसरी चीज सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? ये वो सर्टिफिकेट जो ये सर्टिफाई करता है कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो उसके पास राइट है कि डिसीज पर्सन के जाने के बाद उसको राइट मिलेगा कि उसके शेयर्स या उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसके नाम पर हो। वो कहलाता है सक्सेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, और तीसरा आता है प्रोबेट। प्रोबेट क्या होता है? अगर कंपनी के किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उसके मरने के बाद उसकी जो विल या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सर्वाइवर को वो विल जो है एक तरीके से सर्टिफाइड कॉपी होती है, और उस सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर सील भी लगी होती है कोर्ट की, वो सबमिट करानी होती है, और ये सर्टिफाइड कॉपी कहलाती है प्रोबेट। ठीक है, और यहाँ तक कि जो सक्सेसर सर्टिफिकेट होता है उसकी ज़रूरत भी नहीं होती अगर प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबमिट करा दिया है कंपनी ने, सॉरी कंपनी को, किस पर्सन ने? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने। इज इट क्लियर? फोर्थ पॉइंट आता है स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ सक्सेसर। सक्सेसर के सिग्नेचर भी होंगे उस स्पेसिमेन पे और उस एप्लीकेशन पे, और वो भी बहुत जरूरी है। मतलब जो भी विल जो भी बनाई थी उस पर्सन ने, जो सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट उस पर उस सक्सेसर की सिग्नेचर भी होनी चाहिए, ठीक है। उस पर्सन के तो होंगी मेंबर के, लेकिन सक्सेसर के सॉरी सिग्नेचर भी होने चाहिए, तो वो कॉपी भी यहाँ पर अलोंग विद दैट एप्लीकेशन सबमिट कराई जाएगी। और अगर इन केस जो मेंबर जो है अगर वो मर जाता है विदाउट लिविंग अ विल, मतलब वो विल नहीं छोड़ के जाता, तो सक्सेसर सर्टिफिकेट जो है इशू किया जाएगा बाय द कोर्ट, शैल बी सबमिटेड टू द कंपनी, कंपनी को सबमिट होगा वो। एक बार अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट कंपनी को मिल गया है तो उस केस में कंपनी हैज़ द राइट फुल इंडेमिनिटी, बेसिकली कह सकते हैं कि फुल इंडेमिनिटी है उसके पास, कंपनी के पास रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑप्शंस, ठीक है। तो मतलब उसके बाद ही वो ट्रांसमिशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करती है, अगर उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स टाइमली पहुंच जाते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइबिलिटी ऑन शेयर्स शैल कंटिन्यू। इसका मतलब है कि जहां तक लाइबिलिटी की बात आती है ऑन शेयर्स जो भी ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो उन शेयर्स पर जो ओरिजिनल लाइबिलिटी है वो बरकरार रहती है, वो खत्म नहीं होती है ट्रांसमिशन के बाद, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट कहना चाह रहा है कि सिंस जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा होता है, ठीक है, तो पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन और पेमेंट ऑफ स्टैम्प रिक्वायरमेंट नहीं होती है जैसे कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में होती थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक तरीके से क्या बन रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बन ही नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट हो रहे हैं। सिक्स पॉइंट में कहना चाह रहे हैं, अब आती है बात टाइम लिमिट की, टाइम लिमिट की इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स की, शेयर सर्टिफिकेट जो है कब इशू होगा, क्या टाइम लिमिट होगी उसके रिगार्डिंग। तो इस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 सब सेक्शन 4 ये कहा गया है कि हर कंपनी को विद इन 1 मंथ शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर कर देना चाहिए। 1 मंथ का टाइम किस तरीके से, आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्टर, जैसे ही कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो उसके विद इन 1 मंथ ही उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है एक तरीके से जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, अगर वो कंप्लीट हो गया है कंपनी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट 7 पॉइंट आता है टाइम लिमिट फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। अगर कंपनी मना कर देती है कि एक तरीके से रिफ्यूज कर देती है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो उस केस में सेक्शन 58 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके प्रोविजन फॉलो किए जाएंगे। और ये पावर होती है कंपनी के पास कि वो रिफ्यूज कर सकती है या एक्सेप्ट कर सकती है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो अगर वो रिफ्यूज करती है तो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट जब भी इंटीमेशन दिया गया था, कंपनी को इंटीमेशन दिया गया था रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो विद इन 30 days वो उनको रिफ्यूजल नोटिस भेजेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 8 टाइम लिमिट अगेंस्ट रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रांसमिशन बाय प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, मतलब 8 और 9 पॉइंट में इकट्ठे बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अगर अग्रीव पार्टी अपील डालना चाहती है उस रिफ्यूजल के अगेंस्ट, ठीक है, तो पब्लिक कंपनी के केस में क्या क्राइटेरिया होगा, प्राइवेट कंपनी के केस में क्या क्राइटेरिया होगा, मतलब टाइम लिमिट कितना दिया जाएगा अग्रीव पार्टी को, ठीक है। अगर बात करें प्राइवेट कंपनी की तो 30 days का समय दिया जाता है फ्रॉम द डेट जिस दिन भी रिफ्यूजल नोटिस रिसीव हुआ उस पर एग्रीव्ड पर्सन को फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। और इन केस अगर कोई नोटिस नहीं रिसीव हुआ तो उस केस में 60 days का टाइम मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसमिशन नोटिस गिवन टू द कंपनी। मतलब एक तरीके से जब उस पर्सन ने लीगल हायर ने लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने एक तरीके से कंपनी को इंटीमेट किया कि वो पर्सन जो है मेंबर जो है वो मर चुका है और उसके शेयर्स जो है मेरे को ट्रांसमिट कर देनी चाहिए, तो जब एप्लीकेशन जिस दिन डिपॉजिट हुई तो उससे लेकर जब भी रिफ्यूजल का नोटिस मिला तो 60 days का टाइम मिलता है, ठीक है। तो वो केस होता है प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में कितने दिन का समय मिलता है, 60 days का मिलता है, समय दिया जाता है। अगर नोटिस नहीं रिसीव हुआ तो 90 days का समय दिया जाता है, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट कह रहा है पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लियंस। जहां कंपनी जो है डिफॉल्ट करती है रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, मतलब एक तरीके से प्रोविजन नहीं फॉलो करके वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स करती है, तो उस केस में पेनल्टी लगती है कंपनी के ऊपर। कंपनी पनिशेबल होगी विद द फाइन नॉट लेस देन 25,000 रुपीज, जो एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख तक। और अगर कोई ऑफिसर भी डिफॉल्ट में इंक्लूडेड है तो उसके ऊपर भी फाइन लग सकता है लेस देन 10,000 रुपीज, नॉट लेस देन 10,000 रुपीज, और जो एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख रुपीज तक, ठीक है। तो ये थे कुछ स्टेचुटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की कंपनी जब भी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स को करती है, मतलब शेयर्स को ट्रांसमिट करती है टू द अनदर पर्सन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो उस केस में उसको सर्टेन प्रोविजन ध्यान में रखने होते हैं, और वो प्रोविजन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिए हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर क्या होगा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का, किस तरीके से शेयर्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को।
तो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा? सबसे पहले आता है कि जो सर्वाइवर होता है इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग या लीगल हायर है, जिसको भी अपने नाम पर शेयर्स कराने हैं, तो वो एक सिंपल एप्लीकेशन देता है कंपनी को और कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए जाते हैं विद दैट एप्लीकेशन, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट, प्रोबेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो अटैच करके किसको देगा? कंपनी को देगा। ठीक है। दूसरी चीज में, दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि अब कंपनी जो है वो डेथ सर्टिफिकेट के पर्टिकुलर्स को एक तरीके से रिकॉर्ड करती है और रेफरेंस नंबर ऑफ द रिकॉर्डिंग एंट्री देती है किसको? शेयर होल्डर को, so that in order to enable him to quote such number in all the future correspondence with the company। ठीक है। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि अगर कंपनी यहाँ पर क्या करती है, अब डॉक्यूमेंट उसके पास पहुंच गए, ठीक है, उसने एक तरीके से रिकॉर्डिंग एंट्री भी दे दी शेयर होल्डर्स को, सारे पर्टिकुलर्स, डेट सर्टिफिकेट, सारे पर्टिकुलर रिकॉर्ड करके। ठीक है। नेक्स्ट में ये क्या करेगी कंपनी? एक तरीके से उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, रिव्यू करेगी, जो भी उसको सबमिट हुए हैं। अगर सभी डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में हैं तो कंपनी अप्रूव कर देती है, मतलब एक तरीके से जो भी ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट उसके पास आई थी उसको अप्रूव कर देगी और शेयर्स को रजिस्टर कर लेती है इन द नेम ऑफ द सर्वाइवर और जो भी लीगल हायर है उसके नाम पर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि अगर डॉक्यूमेंट एज पर ऑर्डर नहीं है तो उस केस में कंपनी रिफ्यूज कर देती है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स और 30 डेज के अंदर अंदर उसको पर्सन को, जो भी लीगल हायर है, जो सर्टेन पर्सन है, उसको एक तरीके से नोटिस भेजती है, 30 दिनों के अंदर अंदर वो नोटिस भेजती है रिफ्यूजल का। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलती थी, जो मेंबर था कंपनी का, जिसकी अब डेथ हो गई है, उसको मिलती थी, उसी तरीके से उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी मिलेगी। ठीक है। लेकिन उसका नाम है एक तरीके से कंपनी के रजिस्टर में होना चाहिए कि अब जो शेयर्स का मालिक है वो कौन है, उस पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। तभी उसको एक तरीके से डिविडेंड का जो भी क्राइटेरिया होगा वो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट उसको मिलेगी। ठीक है। तो ये था प्रोसीजर कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉमिनेशन ऑफ शेयर्स। नॉमिनेशन ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 एक तरीके से शेयर होल्डर को अलाउ करती है कि वो एक नॉमिनेशन फिल कर सकता है विद रिगार्ड टू द शेयर्स, जो भी उस कंपनी के शेयर्स उसके पास है। तो नॉमिनेशन एक रिटर्न मैंडेट होता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को, जिसको वो अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर करेंगे इन द इवेंट अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है। मतलब वो एक तरीके से लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं और जिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं या पर्टिकुलर पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं मैंडेट में, उसको बोलते हैं नॉमिनी। ठीक है। सेक्शन 72 भी एक्ट का यही कहता है कि जो भी सिक्योरिटीज का होल्डर है, कंपनी की सिक्योरिटीज का होल्डर है, वो एक ऐसे पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है जो उसकी डेथ के बाद नॉमिनी कहलाएगा। और अगर शेयर्स जो है जॉइंट होल्डर्स के पास है तो जॉइंट होल्डर्स जो है वो एक सिंगल पर्सन को एज अ नॉमिनी जो है नॉमिनेट करेंगे। अगर माइनर को नॉमिनी बनाया गया है बाय द शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर ने किसी नॉमिनी को नॉमिनेट, सॉरी, किसी माइनर को नॉमिनेट किया है, तो उस केस में यहाँ पर तो शेयर होल्डर्स जो एक पर्सन भी सिलेक्ट करेंगे जिसके पास शेयर्स की इंटाइटलमेंट होगी इन द इवेंट अगर नॉमिनी की डेथ हो गई है ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। ठीक है। अब आता है राइट्स ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी के अब राइट्स क्या है? नॉमिनी जो है उसको सेम डिविडेंड इंटरेस्ट मिलेंगे, एडवांटेजेस मिलेंगे जो भी ओरिजिनल ऑनर ऑफ शेयर्स को मिलते हैं, और साथ ही साथ वो यहाँ पर वोट भी कर सकता है इन द कंपनी जनरल मीटिंग अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको अलाउ करे तो। ठीक है। तो ये था नॉमिनेशन ऑफ शेयर्स कि अगर नॉमिनी बनाया गया है शेयर्स का किसी पर्सन को तो उसके क्या राइट्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज रहेंगे। टॉपिक आता है सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर। सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर जरूरी है जब सभी शेयर्स को सेल नहीं किया जाता, रादर फ्यू वर सोल्ड आउट और व्हेन देयर आर मल्टीपल परचेजेस ऑफ शेयर्स, तो सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर जरूरी होता है। जब शेयर होल्डर जो है कंपनी का उसके पास एक शेयर सर्टिफिकेट है सभी शेयर्स के लिए, ठीक है, और वो डिस्पोज ऑफ सभी शेयर्स को करना चाहता है तो अपना शेयर सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर देगा बायर को। ठीक है। ये तो सिंपल है। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती इन केस जब पर्सन के पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं और सभी के लिए एक शेयर सर्टिफिकेट होता है पर वो कुछ शेयर्स को ही डिस्पोज ऑफ करना चाहता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन के पास शेयर सर्टिफिकेट है 10 शेयर्स का, लेकिन वो डिस्पोज ऑफ 5 शेयर्स को करना चाहता है, 5 अपने पास ही रखना चाहता है, तो उस केस में वो अपना शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे सकता बायर को। तो तब शेयर होल्डर जो है कंपनी का वो
शेयर सर्टिफिकेट को कंपनी को सबमिट कराता है अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, और कंपनी का जो ऑथोराइज पर्सन है वो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पर एक स्टैंप लगाता है। वो स्टैंप क्या है, कुछ वर्ड्स लिखता है बेसिकली स्टैंप के थ्रू, वो क्या है, शेयर सर्टिफिकेट लॉज्ड, और उस पर कंपनी की सील भी लगाता है, और ये कंफर्मेशन ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कहलाती है सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर। इज इट क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने होते हैं रिगार्डिंग द सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर डीड, और वो क्या है, जब भी कंपनी सर्टिफाई करती है ट्रांसफर डीड को, तो ये ज़रूरी है कि वो ये चीज़ें ध्यान में रखे कि सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है कंपनी को डिलीवर हो चुके हों। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रांसफरर है वो रियल ओनर होता है शेयर्स का, ठीक है। अगर बाय नेग्लिजेंस और फॉर एनी अदर रीजन अगर कंपनी जो है रॉन्ग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देती है, और ऑन द बेसिस ऑफ सच सर्टिफिकेट किसी थर्ड पार्टी को कोई लॉस होता है, तो उसमें मान लिया जाएगा कि कंपनी ने फ्रॉड कमिट किया है। और जो सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसफर डीड है वो वैलिड तब होगा अगर उसके पास ये उसके ऊपर जो है, उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो है, डीड के ऊपर जो है, सर्टिफिकेट लॉज्ड, ये वर्ड्स जरूर मेंशन हो, शेयर सर्टिफिकेट लॉज्ड, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसफर डीड तभी वैलिड माना जाएगा अगर वो किसी ऐसे ऑफिसर ने बेसिकली सिग्नेचर किए हैं उसके ऊपर, मतलब एक ऐसी पर्सन ने सर्टिफाई किया है उसको जिसके पास अथॉरिटी थी ये काम करने की, मतलब एक कोई ऑथोराइज पर्सन ही जो है सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर डीड को सिग्नेचर कर सकता है, एक तरीके से उसके ऊपर स्टैंप लगा सकता है। अगर किसी अनऑथोराइज पर्सन ने ऐसा काम किया है तो एग्रीव पार्टी कंपनी के खिलाफ केस कर सकती है। नेक्स्ट आता है ब्लैंक ट्रांसफ़र एंड फॉल्स ट्रांसफ़र। ब्लैंक ट्रांसफ़र क्या होता है, एक तरह का शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म होता है जिसको ट्रांसफरर जो है साइन करता है, लेकिन इस फॉर्म में जो ट्रांसफरी है उसका नेम और डेट ऑफ एग्जीक्यूशन मेंशन नहीं होती है, और ट्रांसफरर ये डीड हैंड ओवर करता है किसको, ट्रांसफरी को, अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट, ताकि वो उन शेयर्स में जो भी मेंशन है उस सर्टिफिकेट में उनमें डील कर सके, और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कहलाता है ब्लैंक ट्रांसफर। ब्लैंक ट्रांसफर क्यों कहा कहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन होते हैं, इसके अलावा कोई और पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो मेंशन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसको ब्लैंक ट्रांसफर भी बोला जाता है। पोस्ट ट्रांसफर होता है फर्जी ट्रांसफर, एक तरीके से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जिसमें ट्रांसफर के जो सिग्नेचर होते हैं वो फोर्स्ड होते हैं, मतलब एक तरीके से जाली होते हैं, फर्जी होते हैं, ठीक है। इसको हम नल ट्रांसफर भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंडर, इस ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के अंडर कोई भी ऑनरशिप जो है शेयर्स की वो ट्रांसफर नहीं होती है, या हम कह सकते हैं नो ऑनरशिप ऑफ शेयर इज ट्रांसफर्ड बाय द वे ऑफ फोर्स ट्रांसफर। अब इन केस ऑफ रे बेलिया एंड सैन फ्रांसिस्को का रेलवे कंपनी में भी एक वर्डिक्ट दिया गया था, और इसमें कहा गया था, इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था, जो ट्रांसफरी था उसने एक तरीके से फोर्स ट्रांसफर के थ्रू वो मेंबर बन गया था कंपनी का, ठीक है। उसने किसी थर्ड पार्टी को शेयर्स जो है वो ट्रांसफर किए थे, पहले उसने फर्जी ट्रांसफर करवा लिया अपने नाम पर, और उसके बाद वो जो है शेयर्स वो किसी और थर्ड पार्टी के नाम पे जो है वो ट्रांसफर कर देता है। जो बायर है, जो थर्ड पार्टी है, वो बेसिकली यहाँ पर शेयर्स को बाय करती है गुड में और उनके लिए पे भी कर देती है, बट जो बायर है शेयर्स का उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो अपने आप को एक तरीके से मेंबर जो है कंपनी का वो रजिस्टर कराए, मतलब एक तरीके से एज अ मेंबर वो रजिस्टर नहीं करा सकता खुद को कंपनी का, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफर है वो फोर्स्ड है, जाली है, ठीक है। और बट यहाँ पर जो बायर है उन शेयर्स का, उसके पास राइट है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है किससे, कंपनी से। इज इट क्लियर? तो फोर्स ट्रांसफर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्जी ट्रांसफर होती है यहाँ पर शेयर्स की, और अगर जिस पर्सन को ट्रांसफरी को फर्जी ट्रांसफर की गई है तो उस केस में वो पर्सन जो है अगर किसी थर्ड पार्टी को सेल आउट करता है शेयर्स को या ट्रांसफर करता है, तो उस केस में उस थर्ड पार्टी को राइट है कि वो कंपनी से डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है। अब नेक्स्ट आता है वॉइड ट्रांसफ़र। क्या होता है वॉइड ट्रांसफ़र? बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी शेयर ट्रांसफ़र हुआ है अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज कंपनीज एक्ट, मतलब कि जब भी ट्रांसफर किया है शेयर्स तो विदाउट फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एज वेल एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किया गया है, तो वो जो एक्ट है ट्रांसफर का या ट्रांसफरी का क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में, ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन भी वॉइड ही होती है, मतलब अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन वॉइड कहलाएगी, ठीक है। तो वॉइड ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या होती है,
जब भी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हो रही है और अगेंस्ट द एक मतलब कंपनी के प्रोविज़न के अगेंस्ट जाकर या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट जाकर जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं शेयर्स, तो उन ट्रांज़ैक्शंस को बेसिकली क्या बोलता है, या उन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को क्या बोला जाता है, वॉइड ट्रांसफ़र बोला जाता है। नेक्स्ट आता है डीमैट ट्रांसफ़र। अब एज अ रिजल्ट ऑफ कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट इन कंपनीज एक्ट एंड ड्यू टू द इन्फोर्समेंट ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1996, जो ट्रांसफर और ट्रांसफरी है, अगर दोनों के डीमैट अकाउंट हैं इन द डिपॉजिटरी रिकॉर्ड, तो जो प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज होती हैं रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड यहाँ जो ट्रांसफ़र है शेयर्स का, वो इंटरनेट के थ्रू हो जाता है थ्रू द डीमैट अकाउंट, और ये ट्रांजैक्शन जो है कंप्यूटर में ही सेव रहती हैं, और यहाँ पर एक सेपरेट शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये अगर दोनों के ही अकाउंट हैं, डीमैट अकाउंट हैं, ट्रांसफरर के भी एज वेल एज ट्रांसफरी के भी, ठीक है, तो एक तरीके से इंटरनेट के थ्रू ही डीलिंग्स हो जाती हैं, उनको बेसिकली शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस ट्रांसफ़र को बेसिकली क्या बोला जाता है, जो इंटरनेट के थ्रू होती है, थ्रू डीमैट अकाउंट्स होती हैं, उनको बोला जाता है डीमैट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।